सभी कर्मयोगियों का कर्मयोग क्लासेज में स्वागत है। आज हम सीटेट प्रीवियस ईयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हम 12 जनवरी 2022 को जो सीटेट को पेपर हुआ था उसी को सॉल्व करेंगे। हम पेड़ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा जो कि अभिकथन वाला है। रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। इसका कारण देखते हैं क्या दिया गया है। विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। सही विकल्प हमको चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर बी है। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और आर दोनों गलत हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, क्योंकि विकास की असमान गति सिद्धांत के अनुसार किन्हीं 2 व्यक्तियों में विकास की दर समान नहीं होती है। स्वाभाविक है, किसी का विकास तेज़ी से होता है, किसी का विकास धीमी गति से होता है। कोई बालक बहुत जल्दी ही चलने लगता है, कोई बालक थोड़ा देर से चलना स्टार्ट करता है। बहुत सारे ऐसे भी चंचल बालक होते हैं, बहुत कम उम्र में ही वो बोलना सीख जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बालक ऐसे होते हैं उनको बोलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। जबकि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है तथा विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए लगभग आयु की भविष्यवाणी करते हैं, ना कि सटीक आयु की। विकास प्रत्येक बालक में भिन्न भिन्न होता है तथा एक ही उम्र के 2 बालकों में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में भिन्नताएं होती हैं। मानसिक एवं सामाजिक विकास में भिन्नताएं स्पष्ट देखी जाती हैं। इसलिए बच्चों की उपलब्धि की सटीक आयु का निर्धारण करना क्या असंभव है। अतः ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है। ऑप्शन नंबर ए जन्म से 5 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी है जन्म से 8 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी है 6 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी है 11 वर्ष और उससे अधिक। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। मध्य बाल्यावस्था का काल 6 से 11 वर्ष है। अच्छा, देखिए बाल्यावस्था को 3 चरणों में विभक्त किया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है वो 2 से 6 वर्ष लिया गया है, और जो लेटर उत्तर बाल्यावस्था है वो 11 से 14 वर्ष दी गई है, और जो मध्य बाल्यावस्था है वो 6 से 11 वर्ष दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। ये नंबर संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना, हाइपोथेसिस, पॉसिबल काजेज एंड देयर इफेक्ट्स। ऑप्शन नंबर बी है घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना। ऑप्शन नंबर सी है प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण। ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत करेगी। इसकी व्याख्या देखेंगे। 5 साल की बच्ची लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत करती है। जीन पियाजे की दी गई अवस्थाओं के अनुसार बच्ची पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, जिसकी अवधि 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। इस अवस्था में बालक में भाषाईकरण, सामाजिकरण तथा आत्म केंद्रियता के गुण विकसित होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं तथा भाषा अधिग्रहण के कौशल को विकसित करते हैं।
बच्चे इस अवस्था में एक समय में एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं तथा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं। अतः विकल्प इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए स्कूल, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक संस्थान, ऑप्शन नंबर सी जनसंचार के साधन, ऑप्शन नंबर डी फैमिली। तो प्राथमिक जो है आपका फैमिली होगा। इतनी बार ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही रिपीट हो चुका है कि अब आपके जीभ में अपने आप से आ जाता होगा निकल करके बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, 5th क्वेश्चन से हमारा, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाती है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका आंसर होगा समायोजन, एकोमोडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसको हम एकोमोडेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी चालक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे। अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली। तो जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, जिसकी अवधि 2 से 7 वर्ष है। इस अवस्था में बालक चीज़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करता है, जिसे प्रतीकात्मक विचार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेव वाइगोस्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन नंबर इसके कूट दिए गए हैं, कल्चर, कूट नंबर 2 है पॉइंट नंबर 2 यानी कि भाषा, पॉइंट नंबर 3 है स्कीमा का गठन व उनमें बदलाव, पॉइंट नंबर 4 है उद्दीपन प्रक्रिया संबंधों का निर्माण। इसके देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में पॉइंट नंबर ए और 2, ऑप्शन बी कहता है फर्स्ट और थर्ड दोनों, ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। क्या? संस्कृति और भाषा। वाइगोस्की जो है संस्कृति और भाषा इन 2 कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे 8 नंबर जो है हमारा, लेव वाइगोस्की का समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? ऑप्शन नंबर ए रिवार्ड एंड पनिशमेंट यानी पुरस्कार और सजा, ऑप्शन नंबर बी ड्रिल एंड रिकॉल यानी वेधन तथा प्रत्यास्मरण, ऑप्शन नंबर सी सहकर्मी बातचीत और पाठ पीयर इंटरेक्शन एंड स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन नंबर डी समरूपकों तथा कलन विधि का उपयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पीयर इंटरेक्शन एंड स्कैफोल्डिंग, सहकर्मी बातचीत और पाठ। इसकी व्याख्या देखेंगे। लेव वाइगोस्की का समाज शास्त्रीय सिद्धांत अधिगम के लिए सहकर्मी बातचीत और पाठ पर बल देता है। सहकर्मी सहयोग सीखने की वह स्थिति है जिसमें छात्र कक्षा में आमने सामने मिलकर काम करते हैं तथा समूह में रहकर वे एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हैं जो उनके सिद्धांत में सहायक होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग शिक्षक द्वारा छात्रों को दी गई वह अस्थायी सहायता है जो शुरुआती समय में छात्रों के लिए किसी भी कार्य को करने के लिए समझ बनाने में मदद करती है, लेकिन बाद में उस सहायता को हटा दिया जाता है, जिससे छात्र अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करने लगते हैं। आप देखते हैं
कि जब बालक स्टार्टिंग में कुछ काम नहीं कर पा रहा होता है तो उसकी हेल्प की जाती है। जब उसकी हेल्प करते हैं धीरे धीरे उसमें प्रैक्टिस्ड हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है, फिर उसकी हेल्प हम लोग हटा लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक डैश ऑप्शन नंबर ए की कोई भूमिका नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी एक निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन नंबर सी अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाही की भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर देखेंगे, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। ऑप्शन नंबर ए आदर्श पारस्परिकता की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं, ऑप्शन नंबर डी विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण में व्यक्ति कानून और नियमों को मानवीय उद्देश्य में सुधार के लिए लचीले उपकरण के रूप में देखता है। इस चरण में व्यक्ति यह मानने लगता है कि हमारा दायित्व है कि हम समाज के नियमों का पालन करें, क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो व्यक्ति व समाज के बीच समझौता टूट जाता है, परंतु इस अवस्था में यह समझा जाता है कि समाज की सहमति से सामाजिक नियमों को भी बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सृजनात्मक, ऑप्शन नंबर बी स्थानिक यानी स्पैटियल, ऑप्शन नंबर सी तर्कशास्त्रीय गणितीय, ऑप्शन नंबर डी नेचुरलिस्टिक यानी प्रकृतिवादी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तर्कशास्त्रीय गणितीय। हार्वर्ड ने जो है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तर्कशास्त्रीय गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक चिंतन और समस्या समाधान के कौशल से परिपूर्ण व्यक्ति आते हैं, जैसे वैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए रिसोर्सेज यानी एक संसाधन के रूप में, ऑप्शन नंबर बी एन ऑब्स्टिकल यानी एक बाधा के रूप में, बर्डन एक बोझ के रूप में, ऑप्शन नंबर डी प्रॉब्लम यानी एक समस्या के रूप में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रिसोर्सेज यानी एक संसाधन के रूप में। बहुभाषा जो है एक संसाधन का काम करती है, ना कि बोझ या फिर समस्या का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 13 जो है हमारा, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्ष को साफ सुथरा रखने के लिए। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह डैश का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन नंबर बी जेंडर आइडेंटिटी यानी जेंडर पहचान, ऑप्शन नंबर सी जेंडर स्थिरता, ऑप्शन नंबर डी जेंडर समानता। तो यह ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता में क्या है, जैसे लड़कियों के लिए कहा जाएगा खाना बनाना, झाड़ू साफ सफाई करना, कपड़े धुलना। तो ये जो गृह वाले कार्य हैं ये एक मान्यता है कि ये लड़कियां ही कर सकती हैं, और जो मेहनत का काम है
भाग दौड़ का काम है, वजन वाला काम है, तो वो बाहर वाला जो काम है वो पुरुष वर्ग करेगा। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आता है, जो हमने एक धारणा बना रखी है कि ये अमुक काम केवल लड़कियां ही करेंगी तथा अमुक काम केवल लड़के ही करेंगे। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आएगा, जो कि शिक्षक को ये नहीं करना चाहिए और इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? ऑप्शन नंबर ए, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी, आकलन के योगात्मक तरीके। ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा के लिए सीखना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, लगातार देखे जा रहे हैं जब से ये NEP 2020 आई है। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण प्रस्तावित करती है, जबकि विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, परीक्षा के लिए सीखना तथा आकलन के योगात्मक तरीके, इन सभी को NEP 2020 आकलन के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर हमारा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती हैं? ऑप्शन नंबर ए, यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन व पृथक्करण करके। ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूलों में भेज करके। ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अर्थपूर्ण ढंग से अपना ध्यान स्वीकार करते हुए रख सकती है कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। अतः शिक्षक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि हर बच्चा अद्वितीय और दूसरों से अलग होता है। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों को भाषा सिखाने के विभिन्न तरीकों को बताए तथा छात्रों के साथ संवाद में सम्मिलित होकर उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। आप उसको बोझ नहीं समझेंगे। जो भिन्नताएं हैं इसको हम एक संसाधन के रूप में लेंगे और उसको स्वीकार करेंगे, तभी हम शिक्षण कार्य अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर ए, सीखने का अनुकूल माहौल। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों का नामीकरण। ऑप्शन नंबर सी, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों का अलगाव। सेग्रीगेशन तो कतई नहीं करना, ये ऑप्शन हमेशा निगेटिव की ओर दर्शाएगा। लेबलिंग नहीं करना, सेग्रीगेशन नहीं करना, ना तो स्टीरियोटाइप्स लेना आपको। ऑप्शन नंबर डी है रूढ़िवादों का मजबूत बनाना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सीखने का अनुकूल माहौल यानी कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? तो सीखने का अनुकूल माहौल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है, उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए, लिखित पाठ को समझना। ऑप्शन नंबर बी, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। ऑप्शन नंबर सी,
स्थितियों का अवबोधन और समझना। ऑप्शन नंबर डी, पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है, उनकी पहचान यह है कि वे किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखते हैं। ADHD यानी न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार बाल्यावस्था में होने वाले तंत्रिकीय विकास संबंधी विकारों में से एक है। इसका निदान पहली बार बचपन में किया जाता है और अंततः वयस्कता में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 18 नंबर हमारा, वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए, बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी, भाषा विषयों से उचित छूट। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों का स्थायी अलगाव। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, भाषा विषयों से उचित छूट। इसकी हम व्याख्या देखेंगे। वे विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए भाषा विषयों से उचित छूट की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है। इसलिए जब बच्चों की त्रुटियों को नज़रअंदाज करके शिक्षक उनके अधिगम पर ध्यान देगा, तो धीरे धीरे उनका पठन वैकल्प समाप्त हो जाएगा, जो कि कक्षा में छात्रों के सफल समावेशन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए, वो विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित हैं। ऑप्शन नंबर बी, वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता क्रियाशीलता विकार है। पॉइंट नंबर थर्ड, वो विद्यार्थी जिन्हें प्रमस्तिष्कीय घात है। पॉइंट नंबर फोर्थ, असाधारण प्रतिभा वाले छात्र। तो ऑप्शन नंबर ए में फर्स्ट पॉइंट दिया गया है। ऑप्शन नंबर में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी में फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट दिए गए हैं। तो इसका डी नंबर सही होगा। यानी उपकरणों का प्रयोग करने से सभी को सहयोग मिलेगा। उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों, असाधारण प्रतिभा वाले छात्र जिन्हें ध्यान न्यूनता क्रियाशीलता विकार है तथा प्रमस्तिष्कीय घात है, उन सभी बालक को समावेशन में मदद मिलती है। सहायक सामग्री एवं सहायक उपकरण दिव्यांगजनों की गतिशीलता, संचार और उनकी दैनिक गतिविधियों में सहायता प्रदान करने तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने वाले उपकरण हैं। अतः विकल्प इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना। ऑप्शन नंबर बी, स्वालीनता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना। ऑप्शन नंबर सी, पठन वैकल्य, उत्तम चित्रों के आधार पर दत्ते कार्य देना। ऑप्शन नंबर डी, वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। इसका ये सही होगा, ऑप्शन नंबर डी ही। दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना है। वाक हानि या वाक विकार भाषण, ध्वनियों, प्रवाह, आवाज़ के विकार हैं जो संचार में हस्तक्षेप करते हैं, शैक्षिक वातावरण में प्रदर्शन और कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अतः विकल्प इसका डी सही होगा। 20 नंबर देखेंगे, 21 सॉरी। अधिगम तब प्रभावी होता है जब ऑप्शन नंबर ए, यह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित देता है। ऑप्शन नंबर बी, यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी,
विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण डैश। ऑप्शन नंबर ए, सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर सी, अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है। ऑप्शन नंबर डी, क्रमादेशित निर्देश के उपयोग पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। इसकी व्याख्या देखेंगे। शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है। शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण संज्ञानात्मक अधिगम से संबंध रखता है। रचनावाद के अनुसार अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, यहाँ ज्ञान की रचना होती है। रचनावादी शिक्षण इस विश्वास पर आधारित है कि अधिगम तब होता है जब विद्यार्थी निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने के विपरीत अर्थ और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। अतः विकल्प इसका सी सही होगा। जब बालक, रचनावादियों का मानना है, जब बालक सक्रिय रूप से इन्वॉल्व हो, उसमें शामिल हो, वो अपनी सहज प्रक्रियाओं के द्वारा सीखेगा, तो अधिगम यानी लर्निंग उसकी अच्छे से हो पाएगी। अगर निष्क्रिय है, पैसिव है, तो लर्निंग उसकी नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। ऑप्शन नंबर ए, यह सीखना कि कैसे सीखना है। ऑप्शन नंबर बी, रटकर सीखने की प्रक्रिया यानी रोट लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन कोर्स कंटेंट यानी पाठ्य सामग्री में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, यह सीखना कि कैसे सीखना है। फिर देखेंगे इसकी व्याख्या। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है कि बच्चे यह सीखें कि कैसे सीखना है, जबकि रटकर सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि तथा मानकीकरण को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बदलाव का प्रस्ताव नहीं रखती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, उच्च क्रम चिंतन कौशल। ऑप्शन नंबर बी, निचले क्रम की कौशल। ऑप्शन नंबर सी, घोषणात्मक ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी, प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उच्च क्रम चिंतन कौशल। इसकी व्याख्या देखेंगे। उच्च क्रम चिंतन कौशल सीखने के वर्गीकरण पर आधारित शिक्षा सुधार की एक अवधारणा है। उच्च क्रम की सोच को बढ़ावा देने के लिए ब्लूम के वर्गीकरण को 6 स्तरों के साथ डिजाइन किया गया है। ये 6 स्तर इस प्रकार हैं: बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। वर्गीकरण के इन स्तरों में भी सभी महत्वपूर्ण है जो उच्च क्रम चिंतन कौशल के अंतर्गत शामिल है। अतः इसका विकल्प हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए, ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करें। ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सकें। ऑप्शन नंबर डी, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सकें। ये इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ऑप्शन नंबर बी, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य। ऑप्शन नंबर सी, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य।
ऑप्शन नंबर डी परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में डैश की भावना पैदा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिलोंगिंग यानी जुड़ाव, ऑप्शन नंबर बी बहिष्करण, ऑप्शन नंबर सी इन्फीरियरिटी यानी हीनता, ऑप्शन नंबर डी अलगाव। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कॉमन सा क्वेश्चन है। शिक्षक को हमेशा चाहिए कि बच्चा उससे क्या करे, जुड़ाव महसूस करे। जब जुड़ाव महसूस करेगा तभी वो अपनी समस्याएं, अपनी भावनाओं को शिक्षक के सामने व्यक्त कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन वाला। शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करे। इसका कारण है पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में सही को भूमिका नहीं निभाता है। ऑप्शन नंबर ए है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन नंबर सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी ए और आर दोनों गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि जो पूर्व ज्ञान है वो नए ज्ञान से जुड़ाव में भूमिका निभाता है। अगर आप ऐसी कोई जानकारी देते हैं जिससे बच्चे का पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान दोनों जुड़ जाएं तो उस जो अधिगम है, जो लर्निंग प्रक्रिया है वो तेज़ी गति से होगी। इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। सभी कर्मयोगियों का हमारे कर्मयोग क्लासेज में धन्यवाद तथा हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम बीच में कभी बार बार ये नहीं बोलते, कभी बार बार क्या कि बोलते ही नहीं हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब करें। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सीटेट की प्रीवियस ईयर की सीरीज़ कर रहे हैं जो कि यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन है, उसी को फॉलो कर रहे हैं ताकि आपको यूथ कंपटीशन के सारे क्वेश्चंस मिल जाएं, आपको परेशानी ना हो। सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।